हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज आरपी सिंह। आज देखिए हम स्टडी एट होम विद आरसीसी की ओर से क्लास 10th की जो एनसीईआरटी की केमिस्ट्री साइंस है, ये इसका जो मेटल एंड नॉन मेटल जो लेसन चल रहा है, जिसके नोट्स सारे खत्म हो चुके हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी हो चुके हैं। अब पेज नंबर 56 और 57 पर जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे, वो एक्सरसाइज वाले जो क्वेश्चन दे रखे हैं, अब मैं उसका सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। ठीक है ना। पेज नंबर 56 और 57 पर, ये पेज नंबर 56 और 57 पर कुल मिलाकर के, टोटल मिलाकर के 16 क्वेश्चन है, और इसमें आपको कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसमें मिलेगा, और बाकी जो बचेंगे उसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में मिलेगा। ठीक है ना। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following pairs will give displacement reaction। इसमें ये पूछा है कि कौन से पेयर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देंगे। आपने इस जो 10th की साइंस में जो फर्स्ट लेसन पढ़ा था, फर्स्ट लेसन का नाम क्या था? देखिए, फर्स्ट लेसन था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें आपने केमिकल रिएक्शन के सारे टाइप्स आपने पढ़े थे, तो कौन कौन सी रिएक्शन होती है। उसमें एक रिएक्शन आई थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन होती है उसे ओनली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ही नाम से जाना जाता है। एक होती है डबल वाली। अब देखते हैं इसमें कौन सी है। नंबर फर्स्ट है NaCl सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। NaCl सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल में इसके हिसाब से देखिए लिख के दिखाता हूं आपको। NaCl सॉल्यूशन हमने लिया, NaCl सॉल्यूशन मतलब एक्वस सॉल्यूशन इसका तैयार किया, और इसमें कॉपर मेटल को मिलाया। तो अब ये पूछा है कि बताइए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगी या नहीं देगी। आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो आपने देखी होगी, रिएक्टिविटी सीरीज आपने देखी होगी। उस रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखिए कि कॉपर जो है ना सोडियम से बहुत ही नीचे है, और जब बहुत नीचे है तो कॉपर Na को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इसलिए इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं आएगी। नेक्स्ट है देखिए MgCl2 सॉल्यूशन। MgCl2 सॉल्यूशन, इसका एक को सॉल्यूशन तैयार किया, और इसमें किसको मिलाया? इसमें मिलाया एल्युमिनियम को, एल्युमिनियम मेटल को मिलाया। देखिए, तो इसमें भी आप ध्यान रखिएगा कि एल्युमिनियम मेटल का भी स्थान उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में Mg से नीचे है, और जब Mg से नीचे है तो एल्युमिनियम भी Mg को नहीं हटा पाएगी, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है ना। इसके बाद देखिए FeSO4 सॉल्यूशन। FeSO4 फेरस सल्फेट बोलते हैं इसको, इसका सॉल्यूशन तैयार किया और इसमें मिलाया सिल्वर को। ठीक है ना। उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखना कि Ag का स्थान भी Fe से बहुत नीचे है, और जब Ag का स्थान Fe से बहुत नीचे है तो ये Ag भी Fe को नहीं हटा पाएगी, यानी ये रिएक्शन भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। अब बचता है देखिए लास्ट AgNO3 सॉल्यूशन। AgNO3 सॉल्यूशन यानी एक्वा सॉल्यूशन तैयार किया इसका, और इसमें कॉपर को मिलाया। ठीक है ना। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखना कि कॉपर का जो प्लेस है वो Ag से ऊपर है, और जब Ag से ऊपर है तो फिर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा, और क्या बना लेगा? Ag को हटा देगा और अपना नाइट्रेट बना लेगा, यानी क्यूप्रिक नाइट्रेट। ठीक है ना। एक्वस बन गया ये, और इसने Ag को यहां से डिस्प्लेस कर दिया, जो सॉलिड फॉर्म में अलग हो गई, और कॉपर भी सॉलिड फॉर्म में था। ओके, तो ध्यान रखेंगे ये डी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अब देखिए ये
क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, पिछले क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन किया, उसमें उससे पहले आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जरूर देख लें। अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं देखी है तो आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। इसलिए इसके लिए पिछले वीडियो आप जरूर देख लें, जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या एक रिएक्टिविटी सीरीज जो दी है वो आपको जरूर देखनी है। अब देखिए नंबर सेकंड का क्वेश्चन, नया सॉल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज सुइटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। मतलब ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, इन 4 में से बताना है कौन सा मेथड सही रहेगा आयरन फ्राइंग को, जो फ्राइंग पैन होता है ना, जिसमें दाल वगैरह बनाते हैं ना, फ्राइंग पैन, उसमें रस्टिंग से बचाने के लिए कौन सी मेथड सही रहेगी। पहला देखिए अप्लाइंग ग्रीस, आप उस पर ग्रीस लगा दीजिए। अच्छा एक चीज बताइए, अगर उस पर ग्रीस लगा दिया जाए तो उसमें सब्जी कैसे बनेगी? सो ये गलत है, सही नहीं है। अप्लाइंग पेंट भी सही नहीं है, पेंट भी धीमे धीमे करके छूट जाएगी और छूट करके वो सब्जी में भी मिक्स हो सकती है। अप्लाइंग कोटिंग ऑफ जिंक, ठीक है ना, तो यही मेरे हिसाब से सही है। देखिए ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है, ये थर्ड वाला ऑप्शन ही सही रहेगा। ये जो थर्ड वाला है ना, यानी ए बी सी और ये डी, ए बी सी डी में से जो सी ऑप्शन है वो सही है, ध्यान रखिएगा। और ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ द एबव तो ये सही होगा नहीं, क्योंकि मैंने ऊपर मना कर दिया है कि आप ग्रीस नहीं लगाएंगे, पेंट नहीं लगाएंगे, तो फिर जिंक ही रह गया। तो फ्राइंग पैन जो होता है ना, उस पर ध्यान रखिएगा, जिंक की पॉलिश हो रही होती है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड देखिए, an element react with oxygen to give a compound with a high melting point। मतलब कोई एलिमेंट है, उसका नाम नहीं दिया, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कोई कंपाउंड देता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर, जो कंपाउंड वो बनता है वो वाटर में सोल्यूबल होता है। द एलिमेंट इज लाइकली टू बी, इनमें से कौन सा एलिमेंट हो सकता है? ध्यान रखिएगा, कौन सा एलिमेंट हो सकता है? कैल्शियम हो सकता है कि कार्बन हो सकता है कि सिलिकॉन हो सकता है या आयरन हो सकता है। तो देखिए क्लियर करके मैंने ये सारे आंसर लिखे हुए हैं, मैं एक एक करके आपको समझाता चलता हूँ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज कैल्शियम, यानी करेक्ट आंसर तो इसका कैल्शियम है। कैल्शियम क्यों है, इसकी मैं रिएक्शन लिख देता हूं। रिएक्शन क्या है देखिए, कैल्शियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो CaO बनता है, ध्यान रखिएगा CaO, ठीक है ना। बैलेंस करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई कैल्शियम में हो जाएगा। और जो CaO बनता है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है, ध्यान रखिए CaO, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है ना। और इसका ये सोल्यूबल इन वाटर होता है, सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से कैल्शियम ऑप्शन सही है। बाकी ऑप्शन सही क्यों नहीं है वो भी आपको बताते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड वैसे आपने देखा होगा, जो मकान की व्हाइट वॉशिंग करते हैं ना, पुताई करते हैं, व्हाइट वॉशिंग, सफेदी करते हैं मकान पर, तो यही कैल्शियम ऑक्साइड वाटर में घोल करके और उससे पुताई की जाती है, जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड वाटर में मिक्स होकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है। चलिए उस रिएक्शन को मैं लिख देता हूं, हालांकि उसकी यहाँ पे नीड नहीं है। CaO, जब वाटर में आप इसको मिक्स करते हो व्हाइट वॉशिंग करने के लिए, तो CaOH का होल ट्वाइस बनता है,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं। इसी को लोग आपने तंबाकू में मिलाकर के खाते हुए देखे होंगे, तो यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो खाते हैं। अब इसमें देखिए क्या है, क्या लिखा हुआ है आंसर में, वो रीड कर देता हूं। कैल्शियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड इज सॉल्युबल इन वाटर टू गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये मैं पूरा क्लियर कर दिया है, ठीक है ना। और अब सेकंड ऑप्शन जो कार्बन था वो गलत क्यों है, रॉन्ग क्यों है? कार्बन फॉर्म्स कार्बन ऑक्साइड विद ऑक्सीजन, मतलब कार्बन जो है ना, कार्बन के ऑक्सीजन के साथ मिलकर के कार्बन के ऑक्साइड बनाता है। वो ऑक्साइड कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए C+O2, आप ध्यान रखिएगा CO बन सकती है जो कि गैसियस फॉर्म होती है। बैलेंस करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ। अब जब ये गैसियस फॉर्म में है तो आप सोच सकते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई कैसे हो जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई हो नहीं सकता, ठीक है ना, यही ये फेल हो गया। अच्छा, और CO2 भी बन सकता है, जरूरी नहीं है कि यही बने, CO2 भी तो बन सकता है, दूसरा ऑक्साइड, ये भी गैसियस फॉर्म में होता है। CO2 बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी गैसियस फॉर्म में होगी, तो फिर इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई नहीं होगा, ठीक है। गैस है, गैस का मेल्टिंग पॉइंट क्या बहुत ही लो होगा इसका, तो ये इस तरह से रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। मैं इसको समझाने के लिए, जगह बनाने के लिए फोर्थ क्वेश्चन को डाउन कर रहा हूं। ये हो गया, देखिए। अब इसके बाद आता है थर्ड C यानी सिलिकॉन। सिलिकॉन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म सिलिकॉन डाइऑक्साइड, दिस इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ये भी इनसॉल्युबल इन वाटर है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड देता है ये, यानी Si+O2 गिव आउट SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। और ये क्या है? इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब वाटर में ये घुलता नहीं है, इनसॉल्युबल इन वाटर, तो ये भी फेल हो गया। अगला है आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म आयरन डाइऑक्साइड। आयरन डाइऑक्साइड लिख लो या आयरन ऑक्साइड लिख लो, FeO बने चाहे Fe2O3 बने, ठीक है ना, तो कुछ भी बने, लेकिन ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर कुछ भी बने, लेकिन ये सारे के सारे इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, ठीक है ना, ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। तो देखिए यहाँ पर, इसलिए डी ऑप्शन भी रॉन्ग है। क्लियर? ये यहां से खत्म हुआ आंसर इसका। अब देखिए आता है क्वेश्चन नंबर 4। फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज, जो फूड की कैन होती हैं वो जिंक से, वो टिन से कोटेड होती हैं, जिंक से नहीं। वाई? पहला, जिंक इज कॉस्टियर देन टिन। ये बताया कि जिंक से कोटेड इसलिए नहीं होती क्या जिंक महंगा होता है, कॉस्टली होता है ना, ऐसा नहीं है। अगर देखिए सेफ होना चाहिए, कॉस्टली से यहाँ मीनिंग नहीं है और रिलेशन कोई नहीं है। जिंक हैज अ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन। अगर मान लीजिए जिंक का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है इसलिए उसको टिन की जगह पर नहीं लगाया जाता है, तो ये भी गलत बात है। अरे जिंक का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो उसको लगाने में क्या प्रॉब्लम है? आप जिंक को लगाइए, जिससे वो अगर मेल्टिंग पॉइंट पे ही इसको वेस्ट किया जाए तो इसमें तो और अच्छी बात है कि जिंक का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है और फूड जब उसमें रखा जाएगा, गर्म फूड होगा, खाना होगा, तो जल्दी मेल्ट नहीं होगा, तो जिंक लगाना अच्छा है। यानी ये रीजन भी इसका सही नहीं है, समझे ना। अगला, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। अरे टिन का यूज किया जाता है, जिंक का यूज नहीं किया जाता, क्यों? बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव। जिंक जो है ना टिन से ज्यादा रिएक्टिव है, यही सही है। क्योंकि जिंक का अगर उस पर कोटिंग कर दी तो जिंक जल्दी से रिएक्शन कर लेगा फूड के साथ, हॉट फूड के साथ, और उसमें से वो छूट जाएगा और एक नया कंपाउंड बन जाएगा कोई, जिसकी उसमें खाने के अंदर, फूड के अंदर इम्प्योरिटी आ जाएगी।
तो इसी रीजन के कारण जिंक का यूज नहीं किया जाता कोटिंग में, ठीक है ना। लास्ट है डी, जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टिन। जिंक कम रिएक्टिव है टिन से। अरे ये भी अच्छी बात है, जिंक कम रिएक्टिव होगा तो उसको आराम से लगाना चाहिए, टिन अधिक रिएक्टिव होगा तो उसको गलत है लगाना। इसका मतलब कौन सा वाला ऑप्शन सही है, ये सी वाला ऑप्शन सही है, यानी जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। जिंक की रिएक्टिविटी टिन से अधिक है, इसीलिए जिंक का यूज नहीं किया जाता है, टिन का यूज किया जाता है। क्लियर हो गया। अगर जिंक की रिएक्टिविटी कम होती है तो जिंक का यूज किया जाता, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया ऑप्शन, ओके। तो इसीलिए हम इसको पहले वाले को यूज नहीं करते, इसको भी यूज नहीं करते, और लास्ट वाले को भी यूज नहीं करते। ये रीजन सही है सी वाला, ओके। अब देखिए नेक्स्ट 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में देखें, मैं इसको थोड़ा सा डाउन कर दूं। देखिए 5th, यू आर गिवन अ हैमर, ए बैटरी, ए बल्ब, वायर्स एंड स्विच। आपको एक हैमर दिया हुआ है यानी हथौड़ा, बैटरी दी हुई है एक बल्ब दिया हुआ है, वायर्स दिए हुए हैं बहुत सारे, और स्विच दिया हुआ है, एक स्विच दिया हुआ है। इनका आपको यूज करना है और फिर क्या करना है, देखिए ए पार्ट, हाउ कुड यू देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इनमें से आप कैसे पिक आउट करोगे कि कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है। और सेकंड है, असेस द यूजफुलनेस ऑफ दीज फैक्ट्स इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसको भी क्लियर करना है। पहला देखिए मेटल जो होती है ना, इसमें मेटल है, देखिए आपके पास क्या क्या है, हैमर है, बैटरी है, बल्ब है, वायर्स है और स्विच है। यानी हथौड़े को एक कुल मिलाकर के 5 चीजें हैं। हथौड़े को हैमर को बारी बारी से मारिए इन 4 पर, किस पर, बैटरी पर, बल्ब पर, वायर्स पर और स्विच पर। जो पिट करके थिन शीट का रूप ले लेगा, थिन शीट का रूप पिट करके और थिन शीट का रूप ले लेगा, वो मेटल होगा। और जो पिटने पर, हैमर करने पर टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो नॉन मेटल होगा। क्लियर। तो देखिए आप ऐसे ही सोच के देखिए, खुद से सोचिए, अगर हथौड़े को हम बैटरी पर मारें, ठीक है ना, तो बैटरी टूट जाएगी, पिट करके बड़ी नहीं होगी, थिन शीट नहीं बनेगी, देन दैट विल बी नॉन मेटल। बल्ब कांच का बना होता है, आपको मालूम है। बल्ब पे हथौड़ा मारिए, बताइए क्या वो टूट करके, वो पिट करके बड़ा होगा क्या, नहीं होगा, वो टूट जाएगा, दैट इज नॉन मेटल। वायर जो हैं वो आप सोच के देखिए, ठीक है ना, उनको आप हथौड़ा मारेंगे तो वो जल्दी से टूटने वाले नहीं है, वो पिट करके बड़े हो जाएंगे, शीट बन जाएगी उनकी, दैट इज मेटल। स्विच आपने देखा होगा, स्विच जो है ना, स्विच को आप हथौड़ा मार के देखिए, घर में भी प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं इस चीज को। स्विच टूट जाएगा लेकिन वो पिट करके थिन शीट का रूप नहीं लेगा, सो दैट विल बी नॉन मेटल। ओके, इसको इस तरह से क्लियर कर लेंगे। और ये केवल हथौड़े का यूज करके, हमने हैमर का यूज करके आपको समझा दिया है, ठीक है ना। बाकी इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी और नॉन कंडक्टिविटी के आधार पे भी आप देख लेंगे, ठीक है ना। अगला है, असेस द यूजफुलनेस ऑफ दीज टेस्ट इज डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। These experiments can be helpful to demonstrate the malleability and electric conductivity of the metals and non-metals। मतलब एक इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के आधार पर भी आप देख सकते हैं इसमें कि
कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है। तो मैंने आपको हथौड़े का यानी हैमर का यूज करके आपको क्लियर कर दिया है। ओके, इसके बाद देखिए आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। What are amphoteric oxides? Give 2 examples of amphoteric oxide। देखिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर लेते हैं। देखिए या तो ऑक्साइड एसिडिक होंगे या बेसिक होंगे या एम्फोटेरिक होंगे या न्यूट्रल होंगे, ठीक है ना। तो एसिडिक ऑक्साइड वो होते हैं जो बेस से रिएक्शन करते हैं, और जो बेसिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिड से रिएक्शन करते हैं, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर सकते हैं, और दोनों से रिएक्शन करके साल्ट और वाटर दोनों का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया टॉपिक। इसमें लेड ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड ये दोनों एम्फोटेरिक है। इसमें ऑक्साइड दैट रिएक्ट्स विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जांपल PbO एंड Al2O3। ये दोनों ही एसिड और बेस से रिएक्शन करके साल्ट बनाते हैं और क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। ओके, देखिए इसमें एक रिएक्शन आपको क्लियर कर देते हैं Al2O3 की, जो कि आपके NCERT की बुक में भी अवेलेबल है। Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक आपको बताया आपने। तो देखिए Al2O3, ठीक है ना, प्लस हमने कोई एसिड लिया तो क्या होगा, AlCl3 बनेगा। AlCl3 दिस इज साल्ट, ये सॉल्ट है रखिएगा, और प्लस वाटर, ठीक है ना। बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, HCl में 6 का, AlCl3 में 2 का, और वाटर में 3 का, 2 और ये 3। यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन की तो साल्ट और वाटर बनाया। और इसी प्रकार से देखिए जब एल्युमिनियम ऑक्साइड किसी बेस से रिएक्शन करता है NaOH से, ठीक है ना, तो क्या बनता है, सोडियम मेटा एल्युमिनेट NaAlO2 और प्लस वाटर, सोडियम मेटा एल्युमिनेट बोलते हैं इसको। और सोडियम मेटा एल्युमिनेट यानी ये साल्ट है और ये बन गया वाटर, ठीक है ना। बैलेंस करेंगे इसको, तो बैलेंस करने के लिए हम NaOH में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इधर NaAlO2 में 2 का मल्टीप्लाई, क्योंकि एल्युमिनियम इधर 2 थे, इधर सिंगल था, तो ये बैलेंस हो गया, ठीक है ना। और ऑक्सीजन कितने हो गए इसमें, 2 2 या 4, और एक वाटर में है तो 5 हो गए, और 2 इसमें हो गए और 3 इसमें 5, और 2 देखिए H हो गए और 2H वाटर में है, यानी कि सही हो गई। ये इस तरह से ध्यान रखिएगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो एसिड से रिएक्शन करके और बेस से दोनों से रिएक्शन करके साल्ट और वाटर देते हैं। क्लियर। तो 6 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, नेम 2 मेटल्स विच विल देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नेम 2 मेटल्स which will displace hydrogen from dilute acid and 2 metals which will not। मतलब डाइल्यूट एसिड से वो मेटल लिखिए जो हाइड्रोजन गैस को रिमूव कर सकती हैं। तो आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ रखी है, फिर में वही बात आ गई, अगर आपने रिएक्टिविटी सीरीज नहीं देखी है तो रिएक्टिविटी सीरीज को जरूर देख लें। रिएक्टिविटी सीरीज के बिना आप इस टॉपिक को क्लियर नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो रिएक्टिविटी सीरीज एक बार में फिर आपको रिवाइज कर देता हूं।
देखिए वैसे पहले मैं क्लियर कर चुका हूं। वैसे तो रिएक्टिविटी सीरीज देखिए बहुत बड़ी है, रिएक्टिविटी सीरीज काफी बड़ी है, लेकिन आपके 10th के लेवल के हिसाब से देखिए कुछ एलिमेंट लिख रहा हूं इसमें कि ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीट है रिएक्टिविटी सीरीज। 11th में आप और बड़ी देखेंगे, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, Fe, आयरन, PbCu, PbCu, AgAu, Ag और ये Au, ठीक है ना। इसमें जो हाइड्रोजन का प्लेस है, ये नीचे वाली जो मेटल है ना रखिएगा वो लेस रिएक्टिव है, और जो ऊपर वाली मेटल है वो मोर रिएक्टिव है, ठीक है ना। और जो हाइड्रोजन है इसमें, वो हाइड्रोजन कहाँ है, हाइड्रोजन ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन का प्लेस में स्पेशली दिखा रहा हूं आपको, हाइड्रोजन का प्लेस पीबी और कॉपर के बीच में है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए आप इसमें हाइड्रोजन से जो ऊपर वाली मेटल है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती है और नीचे वाली नहीं कर सकती। तो ऊपर वाली मेटल कौन कौन सी है, ये इतनी मेटल है देखिए, इनमें से आप कोई से 2 ऑप्शन लिख दीजिए, और नीचे वाली ये कॉपर, सिल्वर और ऑरम यानी गोल्ड है, इनमें से कोई सी 2 लिख दीजिए। तो ऊपर सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, इनमें से कोई सी 2 लिख दो जो डिस्प्लेस कर सकती है, ठीक है ना, डाइल्यूट एसिड से, और नीचे वाली में से कोई 2 लिख दो जो नहीं कर सकती। मैं रिएक्शन भी आपको क्लियर कर दूं, देखो यहाँ पर, हालांकि रिएक्शन तो पूछ ही नहीं है लेकिन मैं क्लियर कर देता हूं। एक हमने ऑप्शन इसमें आंसर में जिंक का दिया है और मैग्नीशियम का दिया है, तो देखिए जिंक सॉलिड होता है, प्लस कोई एसिड आपने ले लिया, सपोज कौन सा एसिड लोगे, चलिए HCl ले लेते हैं, डाइल्यूट, और क्या बनेगा, ZnCl2 साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो जिंक ने हाइड्रोजन गैस को रिमूव कर दिया, बैलेंस कर लेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। ऐसे ही मैग्नीशियम को भी ले सकते हो, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कर रहे हो तो इसमें भी देखिए बनेगा MgCl2 और निकल जाएगी हाइड्रोजन गैस, HCl में 2 का मल्टीप्लाई। और अगर नीचे वाली कोई मेटल लेते हो, जैसे सपोज आपने ली कॉपर प्लस HCl डाइल्यूट, तो ध्यान रखिएगा नो रिएक्शन, मतलब हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। और आपने Ag ली और HCl डाइल्यूट से रिएक्शन कराई, तो इसमें भी ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। ओके, ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए, 8th नंबर, 8th नंबर देखें, उसके बाद 8 क्वेश्चन बचेंगे, टोटल 16 क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ ए मेटल एम, व्हाट वुड यू टेक एज द एनोड। क्या आप किसी मेटल एम को रिफाइनिंग करना चाहते हो, ठीक है ना, रिफाइनिंग करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आप जो ना व्हाट वुड यू टेक एज द एनोड, द कैथोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट। वैसे एक चीज बता दूं मैं आपको, ये 2020 और 21 के सिलेबस में इस क्वेश्चन को आपको तैयार नहीं करना है, क्योंकि ये 30% जो सिलेबस कट किया गया है उसमें बाहर किया गया है, इसको तैयार नहीं करना है। लेकिन मैं टोटल क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं आपको, इसको आपको अगर जो स्टूडेंट 2020 और 21 यानी 2021 में एग्जाम देने जा रहे हैं वो इस क्वेश्चन को तैयार ना करें, इसका नोट्स न बनाएं, बाकी सब तैयार कर लें, क्योंकि आगे कंपटीशन में और आगे की हायर एजुकेशन में तो इसका यूज होना ही है, ठीक है ना। वो केवल एक वैकल्पिक व्यवस्था कर दी है इस साल के लिए कोविड-19 की वजह से, कि पढ़ाई कम हो पाई तो उसमें 30% सिलेबस कट किया गया है, उसमें ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए
तो ध्यान रखेंगे कि कोई मेटल आपको एम की रिफाइनिंग करनी है, मेटलर्जी करनी है, तो उसमें से आप कैसे एनोड बनाएंगे और कैसे किसका कैथोड बनाएंगे और इलेक्ट्रोलाइट किसका लेंगे। तो देखिए, इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल कॉल्ड एम, कोई एम मेटल मान लिया हमने, एन इम्प्योर एंड थिक ब्लॉक ऑफ मेटल एम, जो भी आपने मेटल एम ली है, मेटल एम, इसका इम्प्योर और थिक, थिक मीन्स मोटा, काफी मोटा, ये लेंगे आप कैथोड, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जो मेटल एम है, जैसे मान लीजिए सपोज आपने कॉपर आपको प्राप्त करना है, तो इम्प्योर कॉपर का कैथोड बना लीजिए जो कि काफी मोटा होगा। एक मिनट, एन इम्प्योर एंड थिक ब्लॉक ऑफ मेटल एम इज कॉल्ड एनोड, सॉरी ये एनोड, एनोड बोलेंगे इसको, एनोड, इसका एनोड बना लीजिए, एनोड बनाएंगे इसका, ठीक है ना। और द थिन, पतली थिन स्ट्रिप ऑफ वायर ऑफ प्योर मेटल, और दूसरा लेंगे प्योर मेटल, उसी मेटल का सेम, उसी मेटल का प्योर लेंगे, ये प्योर मेटल है, और एम इज टेकन एज एनोड। एक बार फिर देखिए इसको, मैं थोड़ा और क्लियर कर रहा हूं। जिस मेटल को आपको फाइंड आउट करना है, रिफाइनिंग करनी है, उसके इम्प्योर, देखिए इम्प्योर मेटल, मैं पहले वाले को डिलीट कर दिया है, थोड़ा सा और क्लियर कर रहा हूं। देखिए इम्प्योर मेटल का एक थिक, थिक आप एनोड लेंगे, ध्यान रखिएगा ये एनोड है, और ठीक है ना, और इम्प्योर मेटल है ये, और जो प्योर मेटल, उसी वही मेटल सेम, उसका थिन यानी पतला, ये प्योर, ये कैथोड है, कैथोड, यहाँ ये एनोड लिख गया है, यहाँ कैथोड कर लीजिए, अच्छा कैथोड है, और ये प्योर मेटल है, ध्यान रखिएगा। यानी प्योर मेटल का आप कैथोड लेंगे जो पतला सा होगा, स्ट्रिप होगी, थिन होगा, और इम्प्योर मेटल का आप एनोड लेंगे जो काफी मोटा होगा, ठीक है ना। और इनको आप एक कंटेनर में लेकर के, एक कंटेनर होगा, कंटेनर में लेंगे, इसको सेट कर देंगे, ओके, और इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर दिया आपने, और जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर दोगे तो ये, और हाँ एक बात रहेगी, इलेक्ट्रोलाइट और रह गया अभी, और इसी मेटल का जो भी मेटल है एम, जैसे कॉपर है तो कॉपर सल्फेट, आयरन आयरन सल्फेट, जो भी मेटल है उसी का साल्ट लिया जाएगा, और उसी के साल्ट का, ये साल्ट को, लिक्विड को इसमें भर दिया जाएगा। अगर सपोज कॉपर है, मान लीजिए ये कॉपर है सपोज, तो ये भी कॉपर होगी, ये वाली कॉपर, लेफ्ट वाली कॉपर जो थिक है वो इम्प्योर होगी, और लेफ्ट वाली जो राइट वाली है वो थिन होगी, ध्यान रखिएगा। तो कॉपर, और ये सॉल्यूशन जो बना हुआ है ये कॉपर सल्फेट का होगा। अगर जिंक लिया आपने, सपोज जिंक लिए है, तो ये दोनों इलेक्ट्रोड जिंक के होंगे, और सॉल्यूशन इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट जिसको बोलेंगे वो जिंक सल्फेट का होगा, ठीक है ना। और जब इसको आप एक्सपेरिमेंट को करने जा रहे होंगे, जब एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो क्या होगा कि एनोड के ऊपर जो इम्प्योरिटी थी, वो इम्प्योरिटी जो इम्प्योर एनोड है, इम्प्योरिटी जो एनोड की थी वो धीमे धीमे करके नीचे बैठ जाएगी, और नीचे बैठ जाएगी, इम्प्योरिटी नीचे बैठ जाएगी, ये छूट करके उसके ऊपर से, और उसके बाद वो प्योर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। यानी जो इम्प्योर मेटल आपको मिल चुकी थी, इम्प्योर मेटल, उस मेटल को आपको प्योर करना है, तो उसको आपने इम्प्योर मेटल का एक बना लिया इलेक्ट्रोड जिसको एनोड बोलेंगे, और इस तरह से उसको असेंबल कर दिया है, ठीक है ना। और असेंबल करके प्रैक्टिकल करेंगे
तो इम्प्योरिटी जो उसके ऊपर लगी थी एनोड के ऊपर, वो नीचे नीचे धीमे धीमे करके सेटल डाउन हो जाएगी और प्योर मेटल उसमें से निकल आएगी। ओके, तो ये 8 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हो गया है। और अभी जो स्टूडेंट 2020 और 21 की जो तैयारी कर रहे हैं, जिसमें 30% सिलेबस कट कर दिया गया है, उसमें ये टॉपिक नहीं है। वैसे तो सारे स्टूडेंट इसको करें, लेकिन ओनली वो 2021 की तैयारी को दिमाग में रख करके कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को ना करें क्योंकि क्वेश्चन कटा हुआ है, इसका सॉल्यूशन ना करें। ओके, क्लियर? तो ध्यान रखेंगे। अब मैं इस वीडियो को बंद कर रहा हूं और नेक्स्ट जो क्वेश्चन 8 बचे हैं वो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक्स फॉर यू।